जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जो आपके न्यूज़ में रहे हैं। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इन्हें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी में आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आपके स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, और एक आपके क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, यानी जो चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स में रही हैं, जिनके ऊपर करंट अफेयर्स में चर्चा हुई है, वहाँ से भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। इसी वजह से आज हम उन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके न्यूज़ में रहे हैं। CDS2 2021 के लिए ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और मुझे ये बताने की आवश्यकता शायद नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप किसी भी टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर हैं, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जहाँ पर CDS वाले बच्चे हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पॉलिटी के आर्टिकल्स के साथ क्या संबंध है। बिल्कुल संबंध है, सीधा सीधा संबंध है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये एम्फेसाइज कर रही है प्राइमरी एजुकेशन जो आपकी होती है 5th क्लास तक की, यहाँ पर मदर टंग वाली लैंग्वेज यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज के बीच में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पंजाब से हूँ तो पंजाबी, कोई तमिलनाडु से है तो तमिल, कर्नाटका से है तो कन्नड़, यानी यहाँ पर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है, 5th क्लास तक की एजुकेशन उसके अंदर होनी चाहिए, वहाँ पर उसका यूज़ होना चाहिए। इवन 5th क्लास के आगे भी 8th क्लास तक या उसके बाद भी मदर टंग लैंग्वेज का यहाँ पर फोकस जो है एजुकेशन के अंदर बना रहना चाहिए। पहली चीज़, अभी यहाँ पर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये हमारी काम करने वाली है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर। लेकिन ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है यहाँ पर तमिलनाडु को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पर नहीं चाहता है कि यहाँ पर हिंदी या फिर संस्कृत भाषा जो है उनके ऊपर थोपी जाए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं इन्हें 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। देखिए, आपके 2 तरह के राज्य हो जाते हैं। एक तो आपकी हो गई हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, एक आपकी हो गई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बारे में, सपोज करिए मैं पंजाब से हूँ, तो मेरी लोकल लैंग्वेज क्या हो गई? लोकल लैंग्वेज मेरी हो गई पंजाबी। तो यहाँ पर मुझे 3 लैंग्वेज ही सीखनी है। पहली लैंग्वेज तो हो गई पंजाबी, क्योंकि मदर टंग और लोकल लैंग्वेज के ऊपर फोकस होगा। दूसरी लैंग्वेज मेरी हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पर सपोज करिए हमारी हिंदी हो गई, तो यहाँ पर मेरी 3rd लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। अभी अगर मैं नॉन हिंदी स्टेट्स की बात करूँ, जैसे यहाँ पर तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए, इन्हें क्या दिक्कत है? यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों प्रोटेस्ट किया? यहाँ पर पहली लैंग्वेज हो जाएगी उनकी तमिल, दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी उनकी इंग्लिश। अभी यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तीसरी लैंग्वेज का भी यूज करना पड़ेगा, यानी तमिलनाडु को यहाँ पर दिक्कत है कि हम सिर्फ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर अगर आप हिंदी या फिर संस्कृत भाषा हमारे ऊपर थोपेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कहा है कि 3 लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करना है। पहली लैंग्वेज हो गई मदर टंग वाली, दूसरी लैंग्वेज आपकी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में है तो हिंदी हो जाएगी, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में है तो वहाँ पर इंग्लिश हो जाएगी। फिर आपको 3rd लैंग्वेज चूज करनी है। अभी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाले हैं वो इंग्लिश चूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तमिल जो आपके लोग हैं, जो आपके तमिलनाडु है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हें दिक्कत है कि यहाँ पर संस्कृत या फिर हिंदी भाषा को आप हमारे ऊपर नहीं थोप सकते। अभी यहाँ पर आपसे कौन सा आर्टिकल पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A जो है ये हमारा संबंधित है फैसिलिटीज से रिलेटेड। कौन सी फैसिलिटीज? ऐसी फैसिलिटीज जो हमारे राज्य या फिर लोकल अथॉरिटीज़ को देनी रहती है। किस वजह से देनी रहती है? इस वजह से देनी रहती है ताकि जो हमारे प्राइमरी तक के बच्चे हैं, जो हमारे 5th क्लास तक के बच्चे हैं,
वहां पर मदर टंग की लैंग्वेज में उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जा सके। ध्यान में रखना, आर्टिकल 350A बात करता है कि यहाँ पर जो हमारे राज्य हैं, जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इनकी ड्यूटी बनती है कि वो सारी फैसिलिटीज़ मुहैया करवाई जाएं प्राइमरी लेवल तक, ताकि वहाँ पर जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मदर टंग लैंग्वेज में दी जाएं। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर आर्टिकल हो जाता है, आर्टिकल 350A। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, अगर उन्हें कभी भी लगता है कि यहाँ पर किसी राज्य के अंदर जो हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या फिर उनकी जो मदर टंग लैंग्वेज है उन्हें बढ़ावा नहीं मिल रहा है, या फिर उन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट उससे रिलेटेड ऑर्डर भी पास कर सकता है आर्टिकल 350A के रिलेटेड। तो ध्यान में रखना, आर्टिकल 350A आपका संबंधित है किसके साथ? जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना चाहिए हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, और इससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ देने की जिम्मेवारी किसकी है? लोकल अथॉरिटीज़ की है, यहाँ पर राज्य की है। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका यहाँ पर आता है वो आता है आर्टिकल 351। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 351 बात करता है कि यहाँ पर जो हमारा यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदी लैंग्वेज को पूरे देश के अंदर बढ़ावा देने की, डेवलप करने की, प्रमोट करने की। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका सीधा रिलेशन है यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। आर्टिकल 351 कहता है कि यहाँ पर जो हमारा यूनियन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की, बढ़ावा देने की। क्यों? क्योंकि हमारा जो शेड्यूल 8 है वहाँ पर आपको पता है हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है एक जैसा हो सके, आपस में हम बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट कर सके, हमारे में कोई भी डिफरेंसेस ना आए भाषा को लेकर। इसी वजह से यहाँ पर यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे भारत के अंदर हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, और यहाँ पर जो हिंदी भाषा है इसकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा एनरिच करने के लिए यहाँ पर संस्कृत भाषा से शब्दों को लिया जा सकता है, या फिर संस्कृत भाषा के अलावा भी किसी भाषा से शब्दों को लिया जा सकता है। ये किसका कहना है? आर्टिकल 351 का कहना है। ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 351 हमारा डील करता है कि यहाँ पर जो हमारा यूनियन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देना पूरे भारत के अंदर, ताकि जो हमारा कल्चर है इंटैक्ट रह सके और यहाँ पर आपस में कोई भेदभाव ना हो लैंग्वेजेस को लेकर। इसी वजह से यहाँ पर यूनियन की ड्यूटी बनती है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की। साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज की जो हमारी भाषा है इसे आप और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं संस्कृत भाषा से वोकेबलरी लेकर, वहाँ से वर्ड्स डिराइव करके, या फिर अगर हमारी कोई अन्य भाषा प्रेजेंट है तो। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे हिंदी के वर्ड हैं संस्कृत से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्यों तमिलनाडु का कहना है कि यहाँ पर हिंदी या संस्कृत को उनके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला टॉपिक है पॉलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आर्टिकल 350A और 351, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर आर्टिकल 346 जो है इसका संबंध किसके साथ है। ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि CDS2 2021 के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है। रीजन बीइंग, यहाँ पर आपको फुल मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो हमारे GS के सेक्शनल मॉक टेस्ट है इसके अंदर करंट अफेयर्स के भी मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन डाले गए हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं जो चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स में रही हैं। और यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और लास्ट वाले टाइम में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपको गलतियों का पता नहीं चलेगा,
आप इंप्रूव नहीं करेंगे। कंपटीशन नेक टू नेक है आजकल, एक एक मार्क की इंपॉर्टेंस रहती है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लिया है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं जो आपके हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, और सारे वीडियो लेक्चर जो हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं। वहां पर एक एक चीज जो है आपकी कवर की गई है। इवन हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि कम से कम यहां पर आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व जरूर करनी है और करंट अफेयर्स अच्छे से जरूर करने हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपके मार्क्स यहां पर इंप्रूव होंगे और सीधे सीधे मार्क्स आपके यहां पर बनेंगे। तो ध्यान में रखना, टेस्ट सीरीज में एनरोल जरूर करना है। एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यहां पर आपको बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी आप यहां पर देख सकते हैं 130 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं, 25 फुल मॉक टेस्ट हो चुके हैं। यहां पर आपको 120 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं विजयनगर के बारे में। देखिए यहाँ पर जो आपका विजयनगर है ना, ये आपका रिसेंटली कर्नाटका का 31st डिस्ट्रिक्ट बन गया था। अभी आप कहेंगे कि इसका संबंध आर्टिकल के साथ कैसे है? इसका भी संबंध आर्टिकल के साथ, पॉलिटी के साथ सीधा सीधा है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो आपका विजयनगर है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको हम्पी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको विरूपक्ष टेम्पल देखने को मिलेगा। तो विजयनगर की इंपॉर्टेंस आप सभी को यहाँ पर पता है। अभी विजयनगर को यहाँ पर रिसेंटली क्या बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। अभी पॉलिटी के अंदर आपको पूछा जाएगा क्या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट होती है क्या इसकी परमिशन चाहिए? आपको पता है सेंटर गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट बनाना होता है राज्य के अंदर, सेंटर गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए रहती है। हालांकि जो हमारा आर्टिकल 3 है ये हमारा डील करता है एग्जिस्टिंग स्टेट से रिलेटेड, यानी जो हमारे राज्य हैं अगर उन्हें बाइफरकेट करना है, उनके एरिया को चेंज करना है, उनके यहाँ पर नाम को बदलना है, तब यहाँ पर सेंटर का रोल आता है, तब यहाँ पर पार्लियामेंट का रोल आता है। लेकिन अगर आपको किसी राज्य में नया डिस्ट्रिक्ट बनाना होता है तो वहां पर हमारी सेंटर का रोल नहीं रहता है। तो ध्यान में रखना, यहां पर आर्टिकल 3 आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आर्टिकल 3 आपका डील करता है सिर्फ राज्यों से। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 3 के तहत क्या यहां पर राज्यों के अंदर डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं, क्या यहां पर नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बाइफरकेट किया जा सकता है, क्या इसमें पार्लियामेंट का रोल होता है? नहीं होता। ध्यान में रखना, आर्टिकल 3 में सिर्फ और सिर्फ बात की गई है हमारे राज्यों से संबंधित, यानी जो हमारे राज्य हैं उनका एरिया यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, नए राज्यों को यहाँ पर बनाया जा सकता है, और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो बिल होता है प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही आता है, और यहाँ पर राज्यों का कोई भी से नहीं रहता है। यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से अगर आपका बिल पास हो गया तो यहाँ पर आपके राज्यों का नाम जो है बदल दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना, आर्टिकल 3 का कोई भी रिलेशन नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट बनाने के साथ, यहां पर हमारी सेंटर का कोई भी रोल नहीं रहता है। अभी जो आपका अगला आर्टिकल है इसका संबंध है आपके मनी बिल के साथ। देखिए इस बार भी जब आपके पार्लियामेंट के सेशन चल रहे थे ना, तो ओपोजिशन पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा ओपोज किया रूलिंग पार्टी का, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर जो हमारी रूलिंग पार्टी है मनी बिल की मदद से राज्यसभा को बाईपास करने की कोशिश करती है। इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय बना। अभी कोई भी बिल आपका मनी बिल होता है या नहीं होता, इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन लिया जाता है स्पीकर के द्वारा। अभी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा स्पीकर होता है ये डिसाइड करता है कि कोई बिल हमारा मनी बिल है या नहीं है। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये हमारा कहता है आर्टिकल 110 का क्लॉज 3। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता होता है कि मनी बिल का रिलेशन आर्टिकल 110 के साथ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा स्पीकर है ये हमारा डिसाइड करता है कि कोई बिल हमारा मनी बिल होगा या नहीं होगा, ये हमारा कौन से आर्टिकल में मेंशन है?
तो ये भी हमारा आर्टिकल 110 में है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, इसी वजह से मेरा फर्ज है आपको बताना। देखिए यहाँ पर जो आपका मनी बिल होता है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पर जो राज्यसभा होती है इसे अमेंड भी नहीं कर सकती। यहाँ पर जो आपका मनी बिल रहता है वो इसे अमेंड भी नहीं कर सकती, और राज्यसभा इसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। यानी कि मनी बिल में सारी की सारी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। अगर यहाँ पर कोई बिल आपका मनी बिल हो गया, इसका मतलब हो गया वहां पर सारी पावर लोकसभा के पास चली गई, और यहां पर एक तरह से आप राज्यसभा को बाईपास कर सकते हैं मनी बिल के केस में। इसी वजह से यहां पर ऑपोजिशन पार्टी का कहना था कि रूलिंग पार्टी यहां पर मनी बिल का गलत फायदा उठाती है, और यहां पर स्पीकर जो है जबरदस्ती मनी बिल को, अगर वो नहीं भी होता तो मनी बिल घोषित कर देता है। तो ध्यान में रखना, मनी बिल आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पर मनी बिल के केस में आपकी कोई भी जॉइंट सीटिंग नहीं होती है, क्योंकि होगी कैसे? सारी की सारी पावर्स हमारे लोकसभा के पास हैं। यहां पर राज्यसभा ना ही मनी बिल को अमेंड कर सकता है, और ना ही यहां पर मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। ध्यान में रखना, मनी बिल आपका होगा या नहीं होगा ये डिसीजन स्पीकर का होता है, और ये डिसीजन स्पीकर का फाइनल होता है। ये हमारा लिखा गया है आर्टिकल 110 में। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 102 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, इनसे यहाँ पर अपील की गई थी कि जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं जिनका नाम है विजय साई रेड्डी, इन्हें यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर से डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये आपके आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर हैं। अभी यहाँ पर इन्हें डिस्क्वालीफाई करने की बात क्यों की गई थी? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे विजय साई रेड्डी है, इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आंध्रा गवर्नमेंट एट आंध्रा भवन न्यू दिल्ली। यानी इन्हें एक और अपॉइंटमेंट दी गई थी। और आपको पता है जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं संभाल सकते। इसी वजह से यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी से कहा गया था कि राज्यसभा के जो हमारे मेंबर हैं इन्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाए। हालांकि यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इलेक्शन कमीशन से बातचीत की थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आर्टिकल 102 के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 102 हमारा डील करता है जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें किस तरह से किन बेसिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाता है उससे रिलेटेड। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके पास में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। देखिए अभी भी आपके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो पिछले काफ़ी महीनों में चर्चा का विषय रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं। मैं उन्हें भी कवर करूंगा। कल मिलता हूं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक इन आर्टिकल्स को गो थ्रू कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज में एनरोल करना मत भूलना। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।